हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। अब वो कंपोनेंट जिनकी बात हम कर रहे हैं वो किसी भी डायरेक्शंस में हो सकते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट वेक्टर में ब्रेक करना, और जिन कंपोनेंट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर r, ठीक है, और मैं इसको इसके दो कंपोनेंट में अलग अलग जो दो अलग अलग डायरेक्शन में इसके जो कंपोनेंट हैं उनमें ब्रेक करता हूँ। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है a वेक्टर और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास वो वाला वेक्टर है जिसको हमने ब्रेक करना है, जिसको हमने रिजॉल्व करना है। ये वो दो वेक्टर हैं जिनके अलोंग हमने इनको क्या करना है, ब्रेक करना है। मतलब इस r वेक्टर का एक कंपोनेंट इस वाले वेक्टर के अलोंग होगा और दूसरा कंपोनेंट इस वाले वेक्टर के अलोंग होगा। तो हम कहेंगे कि वो वाले क्या हो जाएंगे, इसके वो वाले वेक्टर क्या हो जाएंगे, इस r वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे इस और इसकी डायरेक्शन में, वेक्टर a और वेक्टर b की डायरेक्शन में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो ये r वेक्टर जो है उसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे इसके पॉइंट्स के थ्रू। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो ये p पॉइंट है और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो q पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा p पॉइंट हो गया, ये हमारा q पॉइंट हो गया। मान लो कि a वेक्टर के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसका m पॉइंट है मान लो, ठीक है। और उसी तरीके से b वेक्टर के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है वो इस तरीके से है, और ये वाला जो पॉइंट है q है यहाँ पे, ठीक है। तो pq वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। pm वेक्टर और mq वेक्टर क्या कर रहे हैं, इस r वेक्टर के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग द वेक्टर a एंड अलोंग द वेक्टर b। ध्यान से समझिए, यहाँ पे pm जो वेक्टर है वो वेक्टर a नहीं है, या mq वेक्टर जो है वो b वेक्टर नहीं है, बल्कि इस a वेक्टर के अलोंग इस r वेक्टर का एक कंपोनेंट है pm, ठीक है। pm क्या है, r वेक्टर का कंपोनेंट है। pm वेक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r along vector A. Similarly, mq vector is the component of vector r along vector b. हमको तो केवल क्या चाहिए था, इस r वेक्टर को रिजॉल्व करना था वेक्टर a की डायरेक्शन में और वेक्टर b की डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट आ गए। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, मान लो ये वेक्टर है a वेक्टर, ये मैं a वेक्टर हमने यहाँ ले रखा, मैं कुछ और ले लेता हूँ x वेक्टर, और ये वाला वेक्टर है y वेक्टर। तो हमने जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोई भी दो वेक्टर अगर इस तरीके से हो तो हम y वेक्टर को लिख सकते हैं x वेक्टर के टर्म में कुछ इस तरीके से कि लैम्डा x वेक्टर, वेयर लैम्डा इज द इंटीजर और अ रियल नंबर, ठीक है। तो y वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इन द टर्म्स ऑफ द वेक्टर x। तो यहाँ पर अगर देखो pm जो वेक्टर है वो वेक्टर a के अलोंग है। इफ pm वेक्टर इज along vector a, it means pm vector is parallel to vector a। सिंपली इसका मतलब along होने का मतलब तो यही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, pm vector is equal to lambda a vector where lambda is a constant, Similarly, if mq
वेक्टर इज अलोंग वेक्टर बी। MQ जो वेक्टर है वो वेक्टर बी के अलोंग है, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट MQ इज पैरेलल टू वेक्टर बी। सिमिलरली अलोंग होने का मतलब यही है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं MQ वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अगेन हियर म्यू इज द कांस्टेंट, तो इन दोनों कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम वेक्टर r को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेक्टर r कैन बी रिप्रेजेंटेड एज r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। नाउ हियर lambda a vector is its component along vector A and mu b vector is its component along b vector. Component of R along A vector and mu b vector is component of R vector along B vector. तो ये क्या हो गए, इसके कंपोनेंट हो गए। अब हमारे पास जो आगे टर्म्स आएंगे उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को x, y और z एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट को x डायरेक्शन में देखते हैं, y डायरेक्शन में देखते हैं और z डायरेक्शन में देखते हैं। तो नॉर्मली या तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होगा, और अगर 3 डायमेंशनल मोशन की बात की जाए तो हम उसके जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे वेलोसिटीज़ हो गया या एक्सेलरेशन हो गया या फोर्स हो गया, इन सबको कहाँ कहाँ ब्रेक करेंगे, किस किस डायरेक्शन के अलोंग ब्रेक करेंगे, वो होगा एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ब्रेक करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे जैसा कि इसका नाम ही खुद को बता रहा है कि ये वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होगा। यूनिट का मतलब 1। इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर along given direction, along given direction having magnitude 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो उस वेक्टर को क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो जब भी हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट इज द साइज ऑफ द वेक्टर, एंड सेकेंड इज द इट्स डायरेक्शन। तो नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो वेक्टर 2 चीज़ों से मिलकर बना है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज द डायरेक्शन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वेक्टर। वेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर सपोज करो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाए तो वो केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वो केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल ये समझाने के लिए लिखा है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पर्पज़ ये था कि तुम्हें समझ में आए कि किस तरीके से यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो वेक्टर केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन के अलोंग हो, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन के अलोंग हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही रहेगा। अब चाहे मैं कोऑर्डिनेट हमारे जो सिस्टम में एक्स वाई एक्सिस के अलोंग बोलूँ तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। वैसे ही वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा। और अगर जेड एक्सिस के अलोंग बात करूँ तो उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 ही होगा। बट वो क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर along x axis
जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई, और इसके ऊपर एक इस टाइप का सिंबल लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैप। तो ये है आपका आई कैप। तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज जे कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज के कैप। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना आई कैप, जे कैप, के कैप क्या करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, रिस्पेक्टिवली उनके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन जैसे कि मैंने बोला था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप एंड दैट विल बी द 1। ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग क्या देखे, यूनिट वेक्टर देखे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या यूनिट वेक्टर हमेशा एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ही हो सकता है, हम कोई रैंडम वेक्टर भी तो ले सकते हैं। तो किसी रैंडम वेक्टर के लिए हम किस तरीके से क्या करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको किस तरीके से निकालते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, तो इस ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स डायरेक्शन। सो वी कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स डायरेक्शन। सिंपली इसका मतलब तो यही है। तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इससे पहले हमने बात की थी कि जब भी मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो मान लो लेट ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। सो वी कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दैट इज ए कैप। तो यहाँ से ए कैप को लिखा जा सकता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ए कैप रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग द वेक्टर ए एंड इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो मुझे कोई वेक्टर दिया गया ए वेक्टर सच एज 3i कैप प्लस 4j कैप। ये कोई वेक्टर मुझे गिवन है और मुझे बोला गया कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए। इस वेक्टर का क्या निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालिए। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है कि जब भी मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये तो फॉर्मूला है, अब आप इसको गांठ बांध दीजिए, इसको याद करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इससे पहले हमने देखा है। अभी मैंने आपसे बोला कि ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, 3i कैप का मतलब वेक्टर ए का जो इम्पैक्ट अलोंग एक्स एक्सिस है वो कितना है, 3 यूनिट है, और वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना है, 4 यूनिट है। ध्यान रखना, जब भी हम किसी वेक्टर को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उन डायरेक्शन में जहां हमने वेक्टर को क्या किया है, रिजॉल्व किया है, उन डायरेक्शन में क्या करते हैं, उनके इम्पैक्ट को, उस वेक्टर के इम्पैक्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेक्टर का, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग जो इम्पैक्ट है वो 3 यूनिट है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो इम्पैक्ट है वो कितना है, 4 यूनिट है। आ रही बात समझ में? तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है।
तो मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो 3i कैप, तो मान लो कि ये है यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है। तो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे OP वेक्टर कितना है, 3 यूनिट है, और जो तुम्हारा OQ वेक्टर है वो 4 यूनिट है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगुलेशन लॉ लगाऊंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊंगा, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा ना, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हो। तो ट्रायंगल लॉ से निकालने का मतलब क्या है, इस वाले वेक्टर को यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 4, ठीक है। ये वाला वेक्टर भी कितना होगा, 4 यूनिट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ये प्रोजेक्शन बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो ये 3, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज √25, दैट इज 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, 5 यूनिट है। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, हाइपोटेन्यूस वाली लाइन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो होगा, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए वेक्टर, सॉरी ए कैप इज इक्वल टू 3/5i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा अलोंग, ठीक है, अलोंग वेक्टर ए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला। इस तरीके से हम और सारे एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है कि उसको एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ब्रेक करना, किसी वेक्टर को एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ब्रेक करना, या एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, उसका रिजोल्यूशन अलोंग क्या कहलाता है, एक्स वाई जेड एक्सिस कहलाता है, या रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कहलाता है। तो मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए गिवन है, तो हम पहले एक्स वाई प्लेन से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। और मान लो कि इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है, कंपोनेंट है, वो है तुम्हारा ए एक्स वेक्टर, और वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है वो है ए वाई वेक्टर। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इसको ट्रायंगल लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स, और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे, दैट इज द आई कैप, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वाई, और यहाँ पे इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज जे कैप। सिंपली जब हम मैग्नीट्यूड को लिखते हैं तो इसको या तो इस तरीके से लिखा जाए मैग्नीट्यूड को, या सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है ए एक्स और ये आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है किसी वेक्टर का, उसके कंपोनेंट को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल दिया। तो ए एक्स क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, ए वाई क्या हो गया इसका, वो कंपोनेंट हो गया जो वाई एक्सिस के अलोंग है। मान लो अगर ये वाला जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया जो एंगल है वो थीटा है,
तो हम इस वाले फिगर से देखो क्या निकाल सकते हैं, ये वाला अगर ये वाली साइड ए वाई है तो ऑब्वियसली ये वाला जो वेक्टर होगा वो भी कितना होगा, ए वाई ही होगा। तो इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, मैं नाम दे देता हूँ ओ ए बी। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, तो ऐसे अलग से बना लेता हूँ मैं एक बार, ये O, ये A एंड दिस इज B, ये वाला एंगल है थीटा, ये है AX, ये है AY। तो यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, टेन थीटा, देखो कितना होगा, या पहले AX निकाल लेते हैं। सपोज करो अगर मैं यहाँ से क्या निकालता, मेरे पास A गिवन है, थीटा गिवन है, तो कॉस ऑफ थीटा कितना होगा भाई, कॉस ऑफ थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, तो AX ओवर A। तो क्या यहाँ से AX निकाला जा सकता है, देन AX विल बी A कॉस ऑफ थीटा, इस वाले फिगर से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इसके लिए, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, दैट विल AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, AX की वैल्यू आ गई, AX इज इक्वल टू A cos थीटा एंड AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, वेट थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द वेक्टर A विद द X एक्सिस। X एक्सिस के साथ अगर इंक्लिनेशन थीटा हो तो इसका जो X एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो क्या है, AX इज इक्वल टू A cos थीटा और AY इज इक्वल टू क्या है, A साइन थीटा। तो ये तो इसके क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। तो हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि जब भी हम डायरेक्शन निकालते हैं किसी वेक्टर को तो वो इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालते हैं, एंगल के टर्म में उसकी डायरेक्शन को निकाला जाता है, और डायरेक्शन को हमेशा टेन थीटा के टर्म्स में ही निकाला जाता है, बेटर होता है टेन थीटा के टर्म में निकालना, ऑल्दो हम साइन थीटा कॉस थीटा इनके टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास, अगर मैं इस फिगर से बोलूँ तो हमारे पास है AX इज इक्वल टू A cos थीटा एंड AY इज इक्वल टू है A साइन थीटा। मान लो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, दैट विल बी AY ओवर AX इज इक्वल टू A से A कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, A से A कट जाएगा तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा। तो यहाँ से लिखा जा सकता है टेन थीटा इज इक्वल टू AY ओवर AX, मुझे थीटा चाहिए, थीटा रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A, सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स AY ओवर AX, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। In the similar manner, if a vector is to be resolved along the x, y and z axis respectively, and its component along x axis, y axis and z axis are AX, AY and AZ, AX is component along x axis, AY is component along y axis and AZ is the component along z axis. So we can write A vector as AX vector plus AY vector plus AZ vector। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखें कि AX वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि A वेक्टर का X डायरेक्शन में कितना इम्पैक्ट है या कितना इफेक्ट है। फिर उसी तरीके से AY वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि जो A वेक्टर है उसका Y डायरेक्शन में कितना इम्पैक्ट है, और जो AZ वेक्टर है वो Z डायरेक्शन में वेक्टर A के इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है AX, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AX एंड द यूनिट वेक्टर along the vector AX plus magnitude of vector AY, and this is the unit vector along the vector
ay or the along the y axis. Similarly az, and this will be k cap. And magnitude of vector A can be represented as under root ax square plus ay square plus az square. ये आपको सिंपली याद रखना है, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए, इफ ax, ay, az are the component along x, y, z axis, then magnitude can be written in this way. Now the analytical method for the vector addition. मान लो हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है, a वेक्टर, ठीक है, और इस a वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है. तो मान लो कि इसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ax आई कैप प्लस ay जी कैप. इस टाइम में केवल x y प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. और दूसरा वेक्टर है हमारे पास b वेक्टर, और इसके कंपोनेंट है bx एंड by रिस्पेक्टिवली अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस. सो वी कैन राइट bx आई कैप प्लस by j कैप. नाउ if we add these two vectors, then the resultant of these two vector can be written as r vector is equal to a vector plus b vector, ठीक है. r vector can be represented as the sum of these two vectors. Now if r vector is resolved along its component in xy direction as rxi cap plus ryj cap, then substituting the values of a, b and r in this expression, we can write as rxi cap plus ryj cap is equal to a वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, ax i cap प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. नाउ सेपरेट द टर्म्स विच आर along the x axis and those which are along the y axis. So it can be written as rx I cap plus ry j cap is equal to ax I cap bx I cap. So we can write it as ax plus bx I cap plus ay plus by, and this is j cap. On comparison, this side and this side, you can see here rx is equal to ax plus bx and ry is equal to ay plus by. It means the sum of the components of vector a and b along the x-axis represent the vector along the x-axis for the resultant vector. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर के उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है ये सम जो कि क्या हो, एक्स एक्सिस के अलोंग हो. यानी कि दो वेक्टर दे रखे हैं हमको और उनके जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हैं वो ए एक्स और बी एक्स हैं. तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट को जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको रिप्रेजेंट करेगा. सिंपली इसका मतलब ये है. तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लो एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास कोई दो वेक्टर गिवन है, ठीक है. ए वेक्टर है हमारे पास 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप. बी वेक्टर है हमारे पास 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप. हमसे बोला गया कि इन दोनों वेक्टर को क्या करो, ऐड करो. तो सिंपली जब हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करना, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड मान लो कि ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर. तो आर वेक्टर सिंपली क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो इनके करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होंगे इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17 आई कैप प्लस 11 जे कैप. अब अगर मुझसे ये पूछा जाए
कि आर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज द 17, और आर का वाई एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज द 11। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आर एक्स कितना है हमारे पास 17 एंड आर वाई कितना है हमारे पास 11, जो कि हमको कहाँ से मिला है, इनके रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उनको ऐड करने पे और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उनको ऐड करने पे मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है।